वेलकम बच्चों, कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। मैं भावना परीख कक्षा 10वीं की कृति का भाग 2 का पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाव, जिसके रचयिता हैं कमलेश्वर, पढ़ाएंगे। पठनीय बिंदु बच्चों रहेंगे लेखक परिचय, पाठ की प्रस्तावना, फिर पाठ का सारांश, उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर पाठ का सारांश, शब्दार्थ। सबसे पहले हम देखते हैं कमलेश्वर जी का जीवन परिचय। जन्म समय या जन्म सन इनका रहा है 1932 ईस्वी में। जन्म स्थान रहा इनका उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। निधन इनका हुआ था 27 जनवरी 2007 में। संपादन का कार्य किया था इन्होंने सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर पत्रिकाओं में, दैनिक भास्कर पेपर में। इनकी रचनाएं हैं कहानी संग्रह, कस्बे का आदमी, नीली झील, मांस का दरिया, राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, तलाश, जिंदा मुर्दे, मेरी प्रिय कहानियाँ आदि। और उपन्यास इनका रहा है बच्चों वही बात, डाक, बंगला, एक सड़क, 57 गलियां, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, कितने पाकिस्तान। और नाटक रहे हैं इनके बच्चों अधूरी आवाज़, रेगिस्तान, चारुलता, यात्रा संस्मरण में खंडित यात्राएं। ठीक है बच्चों, एक बार और देखेंगे। कहानी संग्रह इनका रहा, कस्बे का आदमी, नीली झील, मांस का दरिया, राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, तलाश, जिंदा मुर्दे, मेरी प्रिय कहानियाँ आदि। उपन्यास वही बात, डाक बंगला, एक सड़क, 57 गलियां, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, कितने पाकिस्तान। नाटक रहे इनके अधूरी आवाज़, रेगिस्तान, चारुलता, यात्रा संस्मरण में खंडित यात्राएं। भाषा शैली देखेंगे हम इनकी। कमलेश्वर जी ने अपनी कहानियों में सामान्य जनजीवन की पीड़ाओं, समस्याओं का चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, अंग्रेजी तथा आंचलिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनका साहित्य में स्थान है। कमलेश्वर नई कहानी के प्रमुख रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य जगत में कमलेश्वर जी का स्थान अविस्मरणीय है। जॉर्ज पंचम का हम पहले परिचय पढ़ेंगे। पाठ की प्रस्तावना देखेंगे बच्चों। नाक जो कि इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग करते हुए सत्ता एवं सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय सेनाओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए भी अनिवार्य है। पर देखेंगे बच्चों, नाक जो कि इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग करते हुए सत्ता और सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने
इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए भी अनिवार्य है। पाठ का सारांश देखेंगे बच्चों। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने हिंदुस्तान आने का निश्चय किया ही था कि सभी अखबारों में इसकी चर्चा होनी प्रारंभ हो गई। एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान हो गया कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान व नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। एलिजाबेथ के साथ दौरे के लिए फोटोग्राफरों की खोज भी तैयार हो रही थी। रानी का सूट। हिंदुस्तानी अखबारों में लिखा गया कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया। हिंदुस्तान के अखबारों में रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री छपी। उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों व अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ भी छपी। शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें भी अखबारों में छपी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। तहलका मचा था कि रानी 5000 का सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी। नई दिल्ली में तैयारी। एलिजाबेथ के आने की खुशी में पूरी दिल्ली में तैयारी शुरू हो गई। नई दिल्ली खुशी से झूम रही थी और कहने लगी, वे आए हमारे घर, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। नई दिल्ली की सभी सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नव यौवनाओं की भांति श्रृंगार किया। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। नई दिल्ली की सारी तैयारियां हो चुकी थी, परंतु इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई थी। यद्यपि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह पर तैनात थे, फिर भी लाट की नाक चली गई। परेशानी बहुत बढ़ गई। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। सभी इस बात से सहमत थे कि जॉर्ज पंचम की नाक तो अवश्य लगवाई जानी चाहिए। ऐसा तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन नई दिल्ली में हाजिर हो। विशेष कमेटी का गठन। मूर्तिकार के मूर्ति की नाक लगवाने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें मूर्तिकार को भी बुलाया गया। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जैसे पैसे से लाचार था। मूर्तिकार से जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को कहा गया। मूर्तिकार ने पूछा, यह लाट कब और कहाँ बनी थी? इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोला गया, परंतु पता चला कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। मूर्तिकार से कहा गया कि जो भी यह काम तुम्हारे भरोसे है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया और पत्थर खोजने का प्रयत्न किया। उसने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर उस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। उसे लगा कि यह पत्थर विदेशी है। उस मूर्तिकार ने हार नहीं मानी। उसने सभापति की सहमति से अन्य
अन्य नेताओं की मूर्तियों से जॉर्ज पंचम की नाक का मिलान करना शुरू किया। वह दिल्ली से बम्बई पहुंचा। वहां दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि सबकी नाकें टटोली, नापी। फिर गुजरात की तरफ गया। वहां गांधी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल में जाकर गुरुदेव रवींद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ आया। वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास आ गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को देखा। पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचकर उसने बयान किया, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से बड़ी निकली। सभी हताश हो गए, परंतु मूर्तिकार ने अभी भी साहस नहीं छोड़ा। उसने कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने इस सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर बच्चों की नाक भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। बात बड़े अफसरों तक पहुंची। बड़ी खलबली मच गई कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। मूर्तिकार ने अभी भी हार नहीं मानी। उसने कमेटी की बैठक में दरवाजे बंद करवाकर अपनी एक नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक लगा दी जाए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मामला हल हो गया है। जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने की तैयारी। मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगवाने के विचार से नाक लगने से पहले पहरेदारों को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। सबकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि नाक सूखने न पाए। आखिर वह दिन आ गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं आई। कहीं कोई फीता नहीं कटा था, कोई सभा नहीं हुई थी, किसी का कोई अभिनंदन भी नहीं हुआ था, कोई मानपत्र नहीं दिया गया था, कोई स्वागत समारोह नहीं हुआ, न ही किसी का कोई चित्र छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक ही चाहिए थी, और वह भी बुध के लिए। बच्चों, यह था जॉर्ज पंचम की नाक के पाठ का सारांश जो हमने पढ़ा। अब इसके शब्दार्थ हम देखेंगे बच्चों। लॉट मतलब मूर्ति, बेसाख्ता मतलब स्वाभाविक रूप से, नाजनीनो मतलब कोमल स्त्री, खैर ख्वाहो मतलब भलाई चाहने वाले, मसला मतलब समस्या, दास्तान मतलब कहानी, मय रहित मतलब दारोमदार, मय मतलब सहित और दारोमदार मतलब जिम्मेदारी, सरगर्मी मतलब हलचल, कतई मतलब बिल्कुल, कतरन मतलब बार से काटा गया अंश या टुकड़ा,
अजायब घर यानी पुरानी एवं दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। फौरन मतलब उसी समय, खता मतलब गलती, तेषम मतलब क्रोध में, सहसा मतलब अचानक, सन्नाटा छाना मतलब उदासी छा जाना, इजाज़त मतलब आज्ञा, हुक्माओं मतलब अधिकारों, अचकचाया मतलब नोक चौंक उठा और अभिनंदन मतलब स्वागत। तो बच्चों ये था शब्दार्थ। जो कठिन शब्द पाठ में आए हैं वह शब्दार्थ है यह। अब बच्चों इसके जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको आपकी कॉपी में करना है, लिखना है, कॉपियाँ पूर्ण करनी है। एक बार और हम देख लेंगे पाठ का सारांश। एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आने का जब निश्चय हुआ तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने हिंदुस्तान आने का निश्चय किया था कि सभी अखबारों में इसकी चर्चा होनी प्रारंभ हो गई। एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान हो गया कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान व नेपाल के दौरे में रानी कब क्या पहनेगी। एलिजाबेथ के साथ दौरे के लिए फोटोग्राफरों की फौज भी तैयार हो गई। रानी का सूट। हिंदुस्तानी अखबारों में लिखा गया है कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट के लिए आया है। हिंदुस्तान के अखबारों में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री छपी। उनके नौकरों, बावर्चियों, खामगाहों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ भी छपी। शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें भी अखबारों में छपी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। तहलका मच गया था कि रानी 5000 का सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी। एलिजाबेथ के आने की खुशी में पूरी दिल्ली में तैयारियां शुरू हो गई। नई दिल्ली खुशी से झूम रही थी। नई दिल्ली की सभी सड़कें जवान हो गई। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई थी। इमारतों ने नवयौवनाओं की भांति श्रृंगार किया। नई दिल्ली की सारी तैयारियां हो गई, परंतु इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लॉट यानी कि मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई थी। यद्यपि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह पर तैनात थे, फिर भी लॉट यानी मूर्ति की जो नाक थी वह चली गई थी। परेशानी बहुत बढ़ गई। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। सभी इस बात से सहमत थे कि जॉर्ज पंचम की नाक तो अवश्य लगवाई जानी चाहिए। ऐसा तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया। वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो गया। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर पैसे में से लाचार था। मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को कहा गया। मूर्तिकार ने पूछा कि यह लॉट कब और कहाँ बनी, यानी यह मूर्ति कब और कहाँ पर बनाई गई थी। इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोला गया, परंतु पता चला कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। मूर्तिकार से कहा गया कि वह यह काम अब उसके भरोसे है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया, पत्थरों को खोजा। उसने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर उस किस्म का पत्थर कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ। उसे लगा कि यह पत्थर विदेशी होगा। उस मूर्तिकार ने हार नहीं मानी। उसने सभापति की सहमति से अन्य नेताओं की मूर्तियों से जॉर्ज पंचम की नाक का विमिलान करना शुरू किया। वह दिल्ली से बम्बई पहुंचा। वहां दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि की नाकें नापी। फिर गुजरात की तरफ गया। वहां गांधी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल,
महादेव देसाई की मूर्तियों को भी परखा। बंगाल में जाकर गुरुदेव रवींद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ आया। वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों यानी मूर्तियों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुँचा। सत्यमूर्ति को देखा। पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों यानी मूर्ति से भी सामना उसका हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचकर उसने बयान किया, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सभी बड़ी निकली। हताश होकर उसने बच्चों की सुना है कि बिहार में सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, तो बच्चों की नाक शायद फिट हो जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर बच्चों की नाक भी उससे कहीं बड़ी निकली। फिर उसने बोला, चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से किसी एक जिंदा नाक लगा दी जाए। नाक चुनना भी मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। उसकी रवाब निकल गई और ताज़ा पानी नाक लगाने से पहले पहरेदारों को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर नाक साफ कर दिया गया। उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाल दिया गया। नाक सूखने न पाए। आखिर वह दिन भी आया कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, कहीं कोई फीता नहीं कटा, कोई सभा नहीं हुई थी, किसी का कोई अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र नहीं दिया गया था, कोई स्वागत समारोह नहीं हुआ, न ही किसी का कोई चित्र छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों। नाक तो सिर्फ एक ही चाहिए थी, और वह भी एक मूर्ति की।